जय हिंद दोस्तों। आज 15 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का। और साथ ही साथ कोई अन्य इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मुझे शेयर करना होता है, अनइम्पॉर्टेंट चर्चा मुझे शेयर करनी होती है, तो वो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूँ। I2U2 का पहली बार राष्ट्राध्यक्ष स्तर की मीटिंग हुई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। I2U2 क्या होता है? I2 मतलब होता है इंडिया एंड इजराइल, U2 मतलब होता है UAE एंड USA। तो इन चारों देशों के पहली बार राष्ट्राध्यक्ष स्तर की वार्ता हुई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। I2U2 को वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहते हैं। इसकी शुरुआत बेसिकली अक्टूबर 2021 में हुई थी, जब पहली बार विदेश मंत्री स्तर का भारत, इजराइल, USA और UAE के बीच में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। I2U2 की पहली राष्ट्राध्यक्ष स्तर की बातचीत 14 जुलाई 2022 को हुई है, यानी कल के दिन में हुई थी। इसमें जो मुद्दों पर सहमति बनी है वो मुद्दा इम्पोर्टेंट है। जल, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, खाद्य सुरक्षा और फिनटेक पे सहमति बनी है। फिनटेक क्या होता है? फिनटेक दो शब्द को मिलकर बना है, FINTECH, यानी जहां पे फिनांस और टेक्नोलॉजी दोनों का समायोग हो उसे फिनटेक कहते हैं। जैसे इंडिया का UPI सिस्टम को आप फिनटेक कह सकते हैं। पेटीएम वगैरह एक फिनटेक कंपनी है, फोन पे वगैरह फिनटेक कंपनी है। वैश्विक खाद्य, इसमें दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं भारत के पर्सपेक्टिव से। एक तो यह लिया गया है कि वैश्विक खाद्य संकट की जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि विश्व में खाद्य संकट दिख रहा है, विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, उसको देखते हुए भारत में $2 अरब की एकीकृत फूड पार्क का निर्माण होगा और मोस्ट प्रोबेबली इसका निर्माण गुजरात में या मध्य प्रदेश में होगा। इसके लिए निवेश UAE करेगा, इन्वेस्टमेंट UAE करेगा और तकनीकी या अन्य मदद इजराइल और अमेरिका देंगे। दूसरा निर्णय लिया गया है कि गुजरात में अक्षय ऊर्जा से 300 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना किया जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन भारत के पर्सपेक्टिव से लिया गया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो चेंज हो गए हैं, नाम आप लोग याद रखिएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं येर लापिड इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। पहले नफ्ताली बेनेट थे, अब हैं येर लापिड। संसदीय चर्चा में कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं बिरला। कल हम लोगों ने देखा कि एक लिस्ट जारी किया गया है और उस लिस्ट में कहा गया है कि ये जो शब्द है इस शब्द को प्रतिबंधित किया गया। लेकिन कल मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने कहा है कि संसदीय कार्रवाई से इसे हटाया जाएगा यदि इसका इस्तेमाल गलत संदर्भों में किया जाता है। जो शब्द कल हमने डिस्कस किया था उन शब्दों को संसदीय कार्रवाई से हटाया जाएगा यदि संसद के सदस्य इसका इस्तेमाल गलत संदर्भों में करते हैं। और संसद से इस तरह के शब्द को प्रतिबंधित करना ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये 1954 से ही ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी और कोयला चोर जैसे शब्दों को भी हटाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा से आदिवासी शब्द को हटाया गया था और इसी तरह से कोयला चोर जैसे शब्द का भी प्रयोग आप संसद के पटल पे या राज्य विधानमंडल के पटल पे या विधायिका के पटल पे आप नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो रिकॉर्ड से ये शब्द हटा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में दाखिला की पहली संयुक्त प्रवेश परीक्षा इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे स्टेट बोर्ड के बच्चे वहाँ पे उनका एडमिशन हो ही नहीं पाता था, क्योंकि 90 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल चाहिए वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, जो बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड के बच्चों को नहीं होता था। तो अच्छी बात यह किया गया है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी देश के 44 केंद्रीय विद्यालय और 86 विश्वविद्यालय, वहाँ पे जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है इस एग्ज़ाम के माध्यम से वहाँ उनका एडमिशन होगा।
यानी अब 12th के मार्क्स के आधार पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, इसी टेस्ट के आधार पर एडमिशन होगा। और इस टेस्ट का संचालन कर रहा है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करवाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन किया गया है। इस एजेंसी का उद्देश्य भर्ती, प्रवेश, उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करना, कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर परीक्षण करना। तो बेसिकली जो इंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है, जो प्रवेश परीक्षा वगैरह होती है, उसका आयोजन बेसिकली NTA करवा रहा है। NTA का अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद होता है और इसकी नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं विनीत जोशी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अभी अध्यक्ष कौन हैं, तो वो है विनीत जोशी। NTA जैसी विशिष्ट परीक्षण एजेंसी की स्थापना से CBSE, AICTE जैसी संस्थाओं की परीक्षा आयोजित करने का बोझ कम हुआ। यानी जो CBSE परीक्षा आयोजित करवाती थी, AICTE आयोजित करवाती थी, इसका बोझ कम हुआ क्योंकि अब NTA एक सेपरेट एजेंसी देश में बनी है। NTA एक विशिष्ट एजेंसी देश में बनी है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आयोजित करवाना है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पे आम जन को जागरूक करने की जरूरत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कैसे लागू हो, इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है और उस विशेष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कहा गया है कि उत्तराखंड में अगर हमें समान नागरिक संहिता लागू करना है तो इससे आम जन को जागरूक करने की आवश्यकता है। इम्पॉर्टेंट है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता क्या क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है, देश में क्यों लागू होना चाहिए, क्यों लागू नहीं होना चाहिए, विधि आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में क्या कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी अपने निर्णय में क्या कहा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक पे आप लोग एक विशेष नोट बनाइएगा समान नागरिक संहिता के बारे में। गरीबी का मतलब कानून के पालन में छूट नहीं, कोई अपवाद नहीं है। देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई टिप्पणी आए तो उस पर बहुत गौर से देखने की आवश्यकता है। गौर से देखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो केस कहीं का भी हो। मान लीजिए ये सर्वोच्च न्यायालय का जो टिप्पणी है ये किस संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, लेकिन ये केस कहीं का भी हो, किसी हाईकोर्ट के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी एक नज़ीर बन जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे ये केस है आपको दिल्ली का, आई थिंक नहीं गुजरात का केस है। गुजरात का ये केस है कि गुजरात में रेलवे स्टेशन के ज़मीन पे अतिक्रमण किया गया। वहाँ पे जो BPL परिवार के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे, उन्होंने वहाँ के जो रेलवे का ज़मीन है उस पर अतिक्रमण करके वहाँ पे घर वगैरह बसा लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने का कहना है कि अगर आप गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप BPL में हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छूट है मिला हुआ। कानून का पालन आपको भी करना है। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत या कानून के शासन के सिद्धांत के अंतर्गत आप भी आते हैं। आप ऐसा नहीं कि रेलवे की ज़मीन पे आप कब्जा कर लीजिएगा। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है। अब इसको बिहार के पर्सपेक्टिव में देखिए। बिहार में जो पटना है, पटना के राजीव नगर में भी इसी तरह की घटना हुई है। वहाँ पे भी कई सारे लोगों ने घर बसा लिया, जो कि वो हाउसिंग बोर्ड का वो ज़मीन है। इसके बावजूद वहाँ पे कई सारे लोगों ने अपना घर बसा लिया। तो ये केस फिर हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में अगर ये केस है तो इस पर भी ये टिप्पणी लागू होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को निश्चित तौर पे जो सरकार के प्रवक्ता हैं या सरकार के जो अधिवक्ता हैं, सॉरी प्रवक्ता नहीं कहूँगा, अधिवक्ता कहूँगा, वकील कहूँगा, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को जरूर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वैसे भी जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई टिप्पणी हो या राष्ट्रपति जी का कोई टिप्पणी हो
या प्रधानमंत्री जी का कोई टिप्पणी हो, विदेश मंत्री का कोई टिप्पणी हो, वित्त मंत्री का कोई टिप्पणी हो, तो ये सब टिप्पणी को देखने की, गौर से देखने की आवश्यकता है, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आवश्यकता है। बच्चों के अभिरक्षा सौंपने में सर्वोत्तम हित कल्याण का सबसे अहम। देखिए इशू क्या है, इशू क्या है कि मान लीजिए माँ बाप का तलाक होता है, तो बच्चे माँ के पास रहेंगे या पिता के पास रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि बच्चे किनके पास रखा जाए या किनको सौंपा जाए, इससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के स्वस्थ विकास और शिक्षा सुनिश्चित किया जाए और जीवन की समस्याओं का सामना एक परिपक्व वयस्क के रूप में करने तक उसे तैयार किया जाए। यानी एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए, अच्छा हेल्प दिया जाए, अच्छा एजुकेशन दिया जाए ताकि एक अच्छा वयस्क बन सके वो, ये आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है, और जो भी इन्हें पूरा करेगा उन्हें दिया जा सकता है। बहरहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हैं। पहला मंकी पॉक्स मामला केरल में, बस ये याद रख लीजिएगा, पहला मंकी पॉक्स मामला कहाँ पे आया है, केरल में आया है। पीटी वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मंकी पॉक्स मामला कहाँ से आया है। जब कोरोना आया था तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में कि पहला कोरोना का मामला कहाँ पे आया है। बुलेट ट्रेन परियोजना को फिर रफ्तार देगी महाराष्ट्र सरकार। बुलेट ट्रेन 1.10 लाख करोड़ में इस परियोजना का निर्माण कर रहा है और इसे जापान बना रहा है। शिंजो आबे की ये महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उन्होंने इसकी आधारशिला इंडिया में रखी थी। 1.10 लाख करोड़ में 88,000 मतलब 1,10,000 करोड़ जो है टोटल इसका बजट है, जिसमें 88,000 करोड़ रुपए हमें ऋण के तौर पे जापान दे रहा है, जिसका भुगतान हमें 50 वर्ष के बाद करना है। और इस पे ऋण इंटरेस्ट जो है महज 0.1% इंटरेस्ट लग रहा है। तो बहुत ही कम ऋण में, बहुत ही सस्ते ऋण में हमें जापान हेल्प कर रहा है मेट्रो डेवलपमेंट करने के लिए। विश्व पे ध्वंस नहीं जमा सकता है चीन, दलाई लामा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। डिजिटल इंडिया पे ये एडिटोरियल हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस तरह का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डिजिटल इंडिया जो शुरुआत हुआ था वो शुरुआत हुआ था बेसिकली 1 जुलाई 2015 को, और 7 वर्ष डिजिटल इंडिया ने कंप्लीट किया। तो ये एडिटोरियल बेसिकली आया इसलिए है कि आखिर 7 वर्ष में डिजिटल इंडिया के क्या अचीवमेंट, और ये चर्चा में है। मैंने देखा पीआईबी का साइट मैंने खोला था, वहाँ पे कई सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने शेयर किया था कि पिछले 7 वर्ष में डिजिटल इंडिया में क्या महत्वपूर्ण क्रांति हुई है या भारत को किस तरह से लाभ हो रहा है। मैंने आपके साथ वो चीज़ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा तो देख लीजिएगा। डिजिटल इंडिया की शुरुआत बेसिकली 1 जुलाई 2015 को हुआ था। डिजिटल इंडिया का जो 3 बेसिकली ऑब्जेक्टिव था, कोई भी अगर मान लीजिए योजना बनता है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव था डिजिटल इंडिया का कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि वाईफाई सुविधा वहाँ पे दें, इंटरनेट सुविधा वहाँ पे दें। अगर मान लीजिए इंटरनेट का टावर नहीं है, अभी भी बहुत जगह इंटरनेट का टावर नहीं है, तो इंटरनेट का टावर लगाएं। वाईफाई के लिए केबल लगाएं। हमने देखा है कि केबल हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक बिछा दिया। तो ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है डिजिटल एजुकेशन। हम मान लीजिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, हम फाइबर बिछा दिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल का कैसे यूज करना, लोगों को पता नहीं कि ऑनलाइन कैसे यूज करना, लोगों को पता नहीं कि पोर्टल पर कैसे जाकर रजिस्टर्ड करना, लोगों को पता ही नहीं कि सरकार की जो सुविधा पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है या ऐप के माध्यम से दिया जाता है उसका कैसे हम यूज करें। तो इसलिए डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था कि डिजिटल डिलीवरी दिया जाए, डिजिटल सुविधा दिया जाए। डिजिटल के माध्यम से सरकार की जो सेवाएं हैं उस सेवा को लोगों तक पहुंचाया जाए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। तो ये 3 उद्देश्य डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुआ था। ये 3 काम था, 3 ऑब्जेक्टिव था डिजिटल इंडिया का।
अचीवमेंट क्या है? पहला अचीवमेंट हमारे पास है कि 1.33 करोड़ 133 करोड़ लोगों का आधार पंजीकरण हो चुका है, यानी 133 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है भारत में। सिस्टम की खामियां दूर करने के लिए जैम, जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी को सरल रूप में शुरू किया गया है। 118 करोड़ लोग जैम से रजिस्टर हो चुके हैं। जैम मतलब होता है कि जनधन, आपका जो अकाउंट, आपका मोबाइल और आधार तीनों एक साथ लिंक होना चाहिए, यानी आपके बैंक पे आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके बैंक में जो है डिटेल होता है उसमें आधार नंबर होना चाहिए। इसी तरह से आपका आधार आपके मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं 118 करोड़ लोगों ने ये कर लिया। और इसका लाभ क्या है? लाभ सिंपल ये होता है कि आप किसी को पेमेंट करते हैं तो महज मोबाइल नंबर के आधार पे किसी को पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में 23 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के द्वारा सीधे लाभार्थी को दिया। पहले क्या होता था कि इंदिरा आवास योजना मान लीजिए, तो इंदिरा आवास योजना के माध्यम से जो पैसा मिलता था सीधे लाभार्थी को नहीं मिलता था, बीच में बिचौलिया होता था, बिचौलिया काफ़ी पैसा खा जाता था। तो अब क्या किया गया, सीधे लाभार्थी को मिलेगा, सीधे जिसको, जो गरीब है उसके अकाउंट पे सीधे पैसा जाएगा, सरकार सीधे उनको सुविधा देगी। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपके अकाउंट पे सीधे मिलेगा, आपको किसी बैंक के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या है कि 23 लाख करोड़ रुपया भले ही सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन 2.25 लाख करोड़ रुपया जो बिचौलियों के हाथ में चला जाता था, जो मीडिएटर के हाथ में चला जाता था, वो बच गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 31 मई 2022 तक 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किया जा चुका है। तो ये भी एक सकारात्मक कदम है। अब डिजिटल में आप देखिए कि डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत 23 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड भी बन चुके हैं। इसी तरह से दीक्षा, देखिए दीक्षा एक नॉलेज शेयरिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो टीचर को मजबूत करता है, या टीचर बेसिकली दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कई सारा कोर्स वगैरह कर सकते हैं या कई सारा चीज़ें सीख सकते हैं। 4.9 अरब से अधिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। लगभग 15 करोड़ नामांकन हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए डिजिटल भुगतान, जो ऑनलाइन भुगतान होता है, यूपीआई सिस्टम होता है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम होता है। आज हर एक मिनट पे 1.30 लाख करोड़ डिजिटल पेमेंट होता है, यानी एक मिनट पे, जब हम 1 मिनट आपके साथ चर्चा कर रहे हैं उस समय में इंडिया में 1,30,000 यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। अब सोच कर देखिए, 1,30,000 लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं 1 मिनट में, और विश्व में जितना डिजिटल पेमेंट होता है उसमें 40% डिजिटल पेमेंट भारत करता है। इसी तरह से आप देखिए ई-केवाईसी शुरू हो चुका है, डिजी लॉकर शुरू हो चुका है, ई साइन की व्यवस्था शुरू हो गई है। ये सारा का सारा संबंधित है डिजिटल इंडिया के। ये सब डिजिटल इंडिया का अचीवमेंट है। 82 करोड़ इंटरनेट यूजर देश में है। इसी तरह से आप देखेंगे ई नेम इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आज जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर को, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, वो भेजा जा रहा है ब्रिटेन में, जर्मनी भेजा जा रहा है। कैसे? ई नेम के माध्यम से भेजा जा रहा है। यानी इंडिया में किसी पर्टिकुलर जगह की वस्तु को कहीं भी व्यापार किया जा रहा है या कहीं भी भेजा जा रहा है, ई नेम के माध्यम से भेजा जा रहा है, और जिन्हें वो सामान चाहिए वो डायरेक्टली किसान के खाते पे पैसा भेज रहा है। इन IR 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति, इसमें भी डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सब अचीवमेंट है डिजिटल इंडिया का, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वायु प्रदूषण पे लगाम लगाने के उपाय, देखिए इसको आप लोग पढ़िएगा। मैं बस एक पॉइंट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, हालांकि समय मिलेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा वायु प्रदूषण पे, लेकिन अभी समय मिल नहीं रहा है। बहरहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या ई वाहन जो है, इलेक्ट्रिक वाहन, क्या वायु प्रदूषण का सॉल्यूशन है? क्या इलेक्ट्रिक वाहन जो है से प्रदूषण देश में कम हो जाएगा? अब देखिए देश के प्रदूषण का जो रीजन है, एक रीजन कोयला है।
कोयला के माध्यम से हम लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं, और आज भी 70% कोयला के जो है 70 to 80% कोयला के माध्यम से ही बिजली हमें मिलता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिक वाहन लेकर आए और उस इलेक्ट्रिक वाहन को आप चार्ज में लगाएं, अपने घर में आप चार्ज में लगाएं, आपका इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो जाता है, उसके बाद फिर चलना शुरू करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन को जो चार्ज आप कर रहे हैं, वो चार्ज जो कर रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी तो कोयला से आई है ना। तो ऐसे कंडीशन में फिर पॉल्यूशन कम कैसे होगा? नाक को सीधा पकड़िए या नाक को टेढ़ा पकड़िए, नाक पकड़ना ही होता है। तो एक तरफ आप इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए जो बिजली होती है, उस बिजली में कोयला कहीं प्रयोग हो रहा। तो आवश्यकता इस बात की है, ऐसे में एयर पोल्यूशन कम नहीं होगा, ऐसे में पोल्यूशन कम नहीं होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो चार्जिंग स्टेशन बने वो ऐसा किया जाए कि वो चार्जिंग स्टेशन सोलर एनर्जी से बने, ऐसा किया जाए कि वो चार्जिंग स्टेशन बायो एनर्जी से बने। इलेक्ट्रिक वाहन का जो चार्जिंग स्टेशन बनेगा वो बायो एनर्जी से बने या सोलर एनर्जी से बने, या ऐसा किया जाए कि सोलर एनर्जी को और अधिक बढ़ावा दिया जाए, हमारी डिपेंडेंसी कोयला में घट करके कम हो, 50% से पहले कम हो। ये टारगेट लेकर हम चलें, तब जाकर के हम वायु पोल्यूशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं या अदर पोल्यूशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। रुपए लगभग 80 के आसपास पहुंच चुकी है, बहुत ही कमजोर कंडीशन में रुपए हैं। वैश्विक न्यूनतम कर समझौते से विकासशील देशों के हित प्रभावित नहीं हो। देखिए, मैं पिछली बार कभी देख रहा था, रोम में जो हुआ था G20 का सम्मेलन, उसमें भी ये चर्चा किया गया था, और ये चर्चा है कि वैश्विक न्यूनतम कर समझौता, ये चर्चा लगातार G20 में होता है, और एक इस पर आवश्यकता है कि एक सहमति बने। और आखिर ये है क्या? तो वैश्विक न्यूनतम कर समझौता बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो वैश्विक कंपनी है, मान लीजिए एसेंचर अमेरिका की कंपनी है, या कैपजेमिनी अमेरिका की कंपनी है, ये कंपनी इंडिया में आकर कारोबार करती है। तो सवाल ये होता है कि इंडिया को कितना ये टैक्स देगी और अमेरिका को कितना टैक्स देगी। तो इसी को लेकर के द्वंद्व चलता है और उसी का एक पर्टिकुलर समाधान चाहिए। भारत का कहना है कि जो MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो मिनिमम 15% कर वहाँ पे दे जहाँ पे ये काम कर रही है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जून महीने में थोक महंगाई में दिखी नरमी, कोई खास नरमी नहीं दिखा। अब देखिए, मई महीने में जो थोक मूल्य सूचकांक था वो था 15.88 और जून महीने में है 15.18। तो बहुत ज़्यादा नरमी नहीं दिखा है। आवश्यकता इस बात की है कि थोक महंगाई को और कम किया जाए और साथ ही साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI को भी कम किया जाए। लोकतांत्रिक माध्यम से श्रीलंका संकट के जल्द समाधान की उम्मीद भारत करता है। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। नाम याद रखिएगा, पीटी में डायरेक्टली नाम पूछ देता है। तो अमेरिका की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका नाम है मार्टिन कॉप हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका परीक्षण किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? तो वैसा मिसाइल जिसका स्पीड 5 मैक से अधिक हो, 5 मैक से अधिक हो। मैक क्या होता है? मैक होता है कि साउंड की स्पीड, हवा में साउंड की स्पीड को मैक कहते हैं, जो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 5 मैक अगर आप किलोमीटर प्रति आवर में निकालेंगे तो वो हो जाता है 62 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड होगा, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कहा जाएगा। तिब्बत पे चीनी कब्जे के विरुद्ध अमेरिकी संसद में विधेयक पेश। अमेरिका देख रहे हैं इस तरह की पॉलिसी ला रहा है, फिलहाल तिब्बत के लिए इस तरह की नीति अमेरिका ला रहा है। तो अच्छा कदम, भारत के दृष्टिकोण से अच्छा कदम है। 1950 में जब चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया, भारत उस समय में खामोश रहा। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गलती में से एक गलती यह भी है कि जब तिब्बत का अधिग्रहण हो रहा था और हम खामोश थे।
अच्छा, बाबा साहब आम्बेडकर को सुनिए, आप सोच के देखिए कितना विजनरी आदमी थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने नेहरू जी को चिताया था, लिटरली चिताया था, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर मरने से पहले बौद्ध बन गए थे और तिब्बत पूरा का पूरा बौद्ध का जगह था, बौद्ध धर्म के लोग वहाँ निवास करते थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि जो बौद्ध धर्म होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और ऐसे शांति के प्रतीक वाले देश को चीन ने अधिग्रहण किया और वहाँ पे कत्ल किया, काफ़ी लोगों का कत्ल किया है, खून खराबा किया है चीन ने जिस तरह से। तो ऐसे कंडीशन में चीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। विश्व का सबसे शांति का समर्थन करने वाला धर्म बौद्ध धर्म को जब चीन नहीं छोड़ा तो आप उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। बावजूद इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टिप्पणी को दरकिनार किया गया नेहरू जी के द्वारा, जो इतिहास की एक सबसे बड़ी गलती में से एक गलती थी। चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।